व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड ट्रीटमेंट की वीडियोस फिर से वापस आ गई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, मतलब ड्यूडेनल अल्सर का प्रैक्टिकली कैसे ट्रीटमेंट करा जाता है, मार्केट में कौन कौन सी मेडिकल मेडिसिन अवेलेबल हैं जिससे इसका ट्रीटमेंट करा जा सकता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर प्रैक्टिकली कैसे इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि बुक्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है लेकिन प्रैक्टिकली मार्केट में क्या यूज़ होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट एंड फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज उनको मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है, फार्मेसी स्टूडेंट है, नर्सिंग कर रहे हैं, फार्मासिस्ट है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। ड्यूडेनल अल्सर का ट्रीटमेंट बताने से पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं ड्यूडेनल अल्सर के बारे में, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए इसके बारे में। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पोर्शन है जिसको आप ड्यूडेनम बोलते हो, जब उसकी लाइनिंग में अल्सर हो जाते हैं उसको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। मतलब सोर हो जाती है लाइनिंग, इन्फ्लामेशन हो जाती है एंड वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर मैं इसके सिम्टम्स के बारे में बात करूँ तो बर्निंग होती है स्टमक में, पेन होती है, फुलनेस फील करते हो आप, ब्लोटिंग फील करते हो, हमेशा कुछ खाने का मन नहीं करता, पेट फुल लगता है हमेशा, इंटॉलरेंस हो जाती है, फैटी फूड से इंटॉलरेंस हो जाती है, स्पाइसी फूड से इंटॉलरेंस हो जाती है, हार्ट बर्न होता है, नोज़िया की प्रॉब्लम आती है। ये कुछ थोड़े से उसके सिम्टम्स हैं। अगर मैं इसके कॉजेज़ के बारे में बात करूं तो काफ़ी अलग अलग कॉजेज़ हैं। जैसे सबसे पहला मेजर कॉज है एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से ड्यूडेनल अल्सर हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फैटी एंड स्पाइसी फूड खाने से भी हो जाती है। बहुत अमाउंट में ज़्यादा फैटी फूड खाना, जंक फूड खाना, स्पाइसी फूड खाना, उसकी वो भी एक मेजर रीज़न है, मेजर कारण है ड्यूडेनल अल्सर का। इसके अलावा बहुत सारी पेन किलर्स खाना रेगुलरली, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से रेगुलरली पेन किलर या फिर अदर मेडिसिन लाइक स्टीरॉयड या फिर NSAI जिसको आप नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोल देते हो, उनका लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करना एंड लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल करना रेगुलरली, स्टीरॉयडल मेडिसिन का ऑरल जो स्टीरॉयड होते हैं उनका इस्तेमाल करना रेगुलरली, बहुत ज़्यादा स्मोक करना, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन होना, ये कुछ इसके कॉजेज़ हैं आपके ड्यूडेनल अल्सर के। अब अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें, कैसे पता चलेगा किसी पेशेंट को ड्यूडेनल अल्सर है या नहीं, उसके लिए एक टेस्ट करा जाता है जिसको गैस्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। उसमें एक छोटा सा बहुत थिन सा टेलीस्कोप ईसोफेगस के थ्रू आपके डोडेनम तक पहुंचाया जाता है एंड वहाँ पे देखा जाता है वहाँ पे अल्सर एंड इन्फ्लामेशन है या नहीं। उस टेलीस्कोप के जरिए जो आपके लैब के अटेंडेंट या फिर जो आपके फिजिशियन नर्सिस होती हैं वो गैस्ट्रोस्कोपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं एंड फिर आपको रिजल्ट दिए जाते हैं आपको अल्सर्स की प्रॉब्लम है या नहीं है। अब हम वीडियो के मेन पार्ट के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में। इसके ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन 8 वीक्स है, लेकिन इसको 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक कंटिन्यू करा जाता है ताकि इसकी रिकरेंस ना हो सके, ये दोबारा से ना हो सके। मेन इसका ट्रीटमेंट 8 वीक्स तक ही है। रिकरेंस का रोग रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। जो 8 वीक्स तक इसका ट्रीटमेंट करा जाता है उसमें जो सबसे पहला ड्रग है वो है डाइजीन एंटासिड। आपने मार्केट में डाइजीन सुना होगा। वो 2 टेबल स्पून दिन में 3 बार दिए जाते हैं एंड ये कब तक दिए जाते हैं, जब तक आपके अल्सर के सारे सिम्टम डिसअपीयर नहीं हो जाते। बाकी मेडिसिन धीरे धीरे करके कम हो जाती है, लेकिन डाइजीन जो है वो 2 टेबल स्पून दिन में 3 बार लास्ट तक दिए जाते हैं, जब तक सारे सिम्टम्स आपके डिसअपीयर नहीं हो जाते। जो सेकंड ड्रग है बहुत ही मेन ड्रग है, वो है रेनिटिडीन 150 mg। ये दिन में 2 बार दी जाती है 8 हफ्ते तक, 8 वीक्स तक। अगर रेनिटिडीन नहीं इस्तेमाल करनी, पेशेंट को एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, तो फेमोटिडीन 40 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिन में 1 बार देनी है, वो भी रात को बेड टाइम पे। ये भी 8 वीक्स तक देनी है। रेनिटिडीन 2 बार, फेमोटिडीन 40 mg 8 वीक्स तक देनी है, रात को सिर्फ 1 बार। नेक्स्ट, अगर फेमोटिडीन भी इस्तेमाल नहीं करनी तो अमिप्राजोल 20 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, सिर्फ दिन में 1 बार, 4 वीक्स तक, 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक ओमेप्राजोल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर रेनिटिडीन, फमोटिडीन, ओमेप्राजोल भी इस्तेमाल नहीं करनी तो कैप्सूल आते हैं पेंटोप्राजोल के 40 mg,
वो दिन में एक बार मॉर्निंग टाइम पे 4 से 6 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 ड्रग्स के ऑप्शन दिए जाते हैं पेशेंट को। वो डॉक्टर पे डिपेंड होता है, पेशेंट की कंडीशन देख के वो पेशेंट को नहीं पूछे जाते। रैनिटिडीन, फेमोटिडीन, ओमेप्राजोल या फिर पेंटोप्राजोल, इन चारों ड्रग्स में से एक कोई भी ड्रग दिया जाता है। तो ये आपके 2 ड्रग हो गए, एक डाइजीन, सेकंड रैनिटिडीन, फेमोटिडीन, ओमेप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। जो थर्ड ड्रग पेशेंट को दिया जाता है वो दिया जाता है टैबलेट एल्प्राजोलम 0.25 mg। नाइट टाइम पे सिर्फ एक टैबलेट दिन में दी जाती है 0.25 mg एल्प्राजोलम नाइट टाइम में, एंड ये सिर्फ 10 डेज तक कंटिन्यू करी जाती है। 10 डेज़ के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। जो नेक्स्ट ड्रग पेशेंट को दिया जाता है वो है विटामिन कैप्सूल दिए जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स के। सिर्फ दिन में एक कैप्सूल दिया जाता है बी कॉम्प्लेक्स का। बीकासोल आपने मार्केट में बहुत पॉपुलर सुने होंगे, मेनली वही इस्तेमाल करे जाते हैं 30 दिन तक। पहले 30 दिन आपने बी कॉम्प्लेक्स के जो कैप्सूल हैं वो पेशेंट को देने हैं सिर्फ दिन में एक बार। ये तो हो गए आपके मेन ड्रग। इसके अलावा कुछ और ड्रग ऐड किए जाते हैं ताकि पेशेंट के कंफर्ट के लिए। वो कौन से ड्रग हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, उसको एडिशनल ड्रग्स की कैटेगरी में मैंने रखा है। उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, उसमें सबसे पहले तो एक सिरप आता है स्पेर एसिड, जिसमें कि सुकरालफेट होता है, सस्पेंशन होती है सुकरालफेट। ये 4 वीक तक पेशेंट को कंटिन्यू करा जाता है। इसको कंज्यूम कैसे करना है, जब भी पेशेंट कुछ भी खा रहा है, जैसे वो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ले रहा है, तो उससे 15 मिनट पहले इसको इस सिरप को कंज्यूम करना है। ये सिरप क्या करेगा, अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, जिससे पेशेंट अगर कुछ भी खाएगा तो उसको इरिटेशन नहीं होगी, पेन नहीं होगी। ये सस्पेंशन होती है सुकरालफेट, एंड इसको दिन में 3 से 4 बार ही देना चाहिए, ज़्यादा इसको नहीं देना चाहिए। ये 4 वीक तक पेशेंट कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोलिक पेन हो रहा है, कोलिक की पेन हो रही है, तो उसमें ऑक्सीफिनोनियम की टैबलेट आती है मार्केट में, ऑक्सीफिनोनियम ब्रोमाइड की, वो इस्तेमाल करा जाता है। टैबलेट का नाम है टैबलेट एंट्रेनाइल। वो दिन में 3 से 4 बार पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है, या फिर जब ज़रूरत पड़े अगर कोलिक में भी पेन हो रही है। सो ये 2 ड्रग एडिशनली पेशेंट ऐड कर सकता है। इसके अलावा अब 2 कंडीशन नेक्स्ट आ जाती है। ये सारा ट्रीटमेंट आपने 8 हफ्ते तक, 8 वीक तक पेशेंट को देना है। अब 8 हफ्ते के बाद, 8 वीक्स के बाद आपने पेशेंट को फिर से गैस्ट्रोस्कोपी करवाने के लिए बोलना है। जब पेशेंट गैस्ट्रोस्कोपी करवा के आएगा तो इसमें 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन होगी कि अल्सर हील हो चुके हैं 80 से 90%। दूसरी कंडीशन होगी अल्सर हील नहीं हुए। तो इन दोनों चीज़ों में ट्रीटमेंट फिर से चेंज हो जाएगा। अगर तो अल्सर हील हो रहे हैं, पहली कंडीशन ये ले लेते हैं हम, अगर अल्सर हील हो रहे हैं गैस्ट्रोस्कोपी में 80 से 90% अल्सर हील हो चुके हैं, तो उसकी रिकरेंस को रोकने के लिए, उसको फिर से दोबारा अल्सर्स को होने के लिए रोकने के लिए हमको क्या ट्रीटमेंट देना है, उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस थेरेपी। मतलब जो अल्सर हमारे रुक चुके हैं वो दोबारा ना हो, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम उसको मेंटेनेंस थेरेपी बोलते हैं। उसमें पेशेंट को क्या दिया जाता है, वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक कंटिन्यू करा जाता है वो ट्रीटमेंट। उसमें पेशेंट को सिर्फ एक ही टैबलेट पूरे दिन में कंज्यूम करनी है। 3 ऑप्शन है उसमें भी। सबसे पहली टैबलेट है रैनिटिडीन 150 mg। ये बेड टाइम पे इस्तेमाल करनी है 6 महीने से लेके 1 साल तक। अगर रैनिटिडीन का इस्तेमाल नहीं करना तो फेमोटिडीन 20 mg 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक इस्तेमाल करी जाती है। अगर फेमोटिडीन भी इस्तेमाल नहीं करना तो ओमेप्राजोल का इस्तेमाल करा जाता है। 10 mg ओमेप्राजोल 6 मंथ तक इस्तेमाल करी जाती है, 6 मंथ से 1 ईयर तक, एंड इसको मेनली मॉर्निंग में इस्तेमाल करा जाता है। सो ये थी आपकी मेंटेनेंस थेरेपी। ये पहली कंडीशन होगी अगर अल्सर हील हो चुके हैं। अगर अल्सर हील नहीं हुए तो उसमें ट्रीटमेंट सारे का सारा चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जो आप पहले ड्रग ले रहे थे, मान लीजिए कि आप रैनिटिडीन ले रहे थे, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा फेमोटिडीन में। अगर आप फेमोटिडीन ले रहे थे तो आपको रैनिटिडीन में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप इन दोनों की जगह पे ओमेप्राजोल ले रहे थे तो आप उसको रैनिटिडीन, फेमोटिडीन, पेंटोप्राजोल में चेंज कर लीजिए। मतलब जो पहले ड्रग इस्तेमाल कर रहे हो 8 हफ्ते से, उस पूरे के पूरे ड्रग को आपने चेंज कर देना है। इसी के साथ आपने एक टैबलेट ऐड करनी है सुकरालफेट 1 ग्राम पेशेंट को दी जाती है। सुकरालफेट 1 ग्राम 4 टैबलेट दिन में दी जाती हैं। मतलब कि 4 टैबलेट सिर्फ मील से पहले दी जाती हैं। जब पेशेंट मील कंज्यूम कर रहा है उसके 15 से 25 मिनट के पहले
पेशेंट को ये सुक्रालफेट टैबलेट 1 ग्राम वाली देनी है। उससे जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि उससे इरिटेशन कम होगी। इसी के साथ आपने एक और टैबलेट ऐड करनी है, वो है कोलाइडल बिस्मथ। कोलाइडल बिस्मथ की टैबलेट मार्केट में आती है, वो पेशेंट को दिन में 2 बार दी जाती है। ये जो सारे का सारा ट्रीटमेंट है ये आपने 4 वीक तक करना है। अगर इससे भी पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा तो देन आपको पेशेंट को इमीडिएटली रेफ़र करना पड़ता है हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए, क्योंकि मेडिसिनल ट्रीटमेंट से अब उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये लास्ट ट्रीटमेंट था, अगर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो पेशेंट को सर्जरी के लिए रेफ़र करना पड़ेगा। सर्जरी के साथ उसके जो अल्सर्स हैं उनको ट्रीटमेंट करा जाएगा। अब इसमें एक और कंडीशन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एच पाइलोरी के बारे में बताया था। अगर आप एंडोस्कोपी करवाते हो तो उसमें बायोप्सी सैंपल लिया जाता है आपका। तो अगर उसमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन पॉजिटिव आ जाता है, अगर आपकी बॉडी में एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो जितना भी मैंने आपको पीछे जितना भी ट्रीटमेंट बताया वो सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा, वो सारे का सारा एच पाइलोरी के केस में नहीं इस्तेमाल करा जाएगा। एच पाइलोरी के केस में एक स्पेशल किट इस्तेमाल करी जाती है जिसको एच पाइलोरी किट बोला जाता है। इसको ट्रिपल थेरेपी भी बोला जाता है। ट्रिपल थेरेपी क्यों? क्योंकि इसमें 3 तरह के ड्रग अवेलेबल होते हैं। अब एच पाइलोरी में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए पेशेंट को, तो एच पाइलोरी किट मार्केट में अवेलेबल है। उसको 7 दिन तक पेशेंट को दिया जाता है, दिन में सिर्फ 1 किट या फिर 2 किट वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे जो पहली किट है उसमें 3 ड्रग होते हैं, लेंजोप्राजोल, क्लिथ्रोमाइसिन, टेनिडाजोल। जो दूसरी किट है उसमें होता है ओमिप्राजोल, अमोक्सिसिलिन, टेनिडाजोल। जो तीसरी किट है उसमें होता है लेंजोप्राजोल, अमोक्सिसिलिन, टेनिडाजोल। जो चौथी किट है उसमें होता है पेंटोप्राजोल, अमोक्सिसिलिन, टेनिडाजोल। ये 4 अलग अलग किट हैं। इसमें कोई भी एक किट पेशेंट को दी जाती है एंड वही 7 दिन तक सेम किट 7 दिन तक कंटिन्यू करी जाती है। ये डॉक्टर के फिजिशियन के एक्सपीरियंस के ऊपर एंड फिज़िकली एग्जामिन करके पेशेंट को किट जो है वो रेफ़र करी जाती है, कौन सी किट उसको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो एच पाइलोरी के केस में ये किट इस्तेमाल करी जाती है। सो ये थी आपकी पूरी की पूरी वीडियो डिओडेनल अल्सर को लेके। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो स्पाइसी फूड कम से कम कंज्यूम करना है, फ्राइड फूड, जंक फूड, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग एंड हॉट टी, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी, अल्कोहल एंड स्मोकिंग का कम से कम सेवन करना है। जो गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग्स होते हैं जैसे एस्प्रिन, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, आइबोप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, स्टीरॉयड, इनका कम से कम इस्तेमाल करना है। रेगुलरली मील्स खानी है, थोड़े थोड़े टाइम बाद मील्स का कंज्यूम करना है, ऐसा नहीं एक ही बार में सारे का सारा फूड कंज्यूम कर लो। एंड मेंटल हेल्थ को अच्छे रखना है एंड रेगुलरली गुड स्लीप लेनी है। तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो डिओडेनल अल्सर को लेके। और ट्रीटमेंट और ड्रग्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेडिकल रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।